डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। आई नो ये वीडियो अपलोड करने के लिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया है, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके 4th चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के आगे का वीडियो। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशंस में एमआरएनए कैसे बनता है इसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया था, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने जेनेटिक कोड के कैरेक्टरिस्टिक्स, जेनेटिक कोड को कैसे पढ़ते हैं वो हमने पढ़ा, म्यूटेशन क्या होता है वो हमने पढ़ा, कितने टाइप के म्यूटेशंस होते हैं वो हमने पढ़ा। अब हमको सबसे बड़ा प्रोसेस ट्रांसलेशन पढ़ना है। एक बार ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगा तो इस चैप्टर का मेजर टॉपिक कवर हो जाएगा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे पहले टीआरएनए मॉलिक्यूल के बारे में। टीआरएनए मॉलिक्यूल का क्या रोल होता है, उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो देखो, पहले आपको मैं शॉर्ट में एक चीज एक्सप्लेन कर दूं कि आपके पास ऐसा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के पास आपके प्रोटीन की इंफॉर्मेशन होती है। अब इन दोनों स्ट्रैंड में से कौन से स्ट्रैंड के पास प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है, पहले आप वो फाइंड आउट करते हो। समझो इस स्ट्रैंड के पास प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है, तो इसको हम बोलेंगे कोडिंग सेंस या सेंस स्ट्रैंड, या इसको बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। इसका कॉपी हमने बनाया तो हमको मिल गया एमआरएनए। क्या मिला हमको? एमआरएनए। एमआरएनए कैसे बनता है ये मैंने आपको डिटेल में समझाया है। ट्रांसक्रिप्शन वाला वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। एमआरएनए बनने के बाद अब इन एमआरएनए के ऊपर कुछ कोड्स होंगे। क्या होंगे? इस एमआरएनए के ऊपर कुछ ऐसे कोड्स होंगे, और इन कोड्स के हिसाब से हर एक कोड का एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड फिक्स्ड होता है। जैसे समझो यहाँ पर AUG ऐसा कोड है, तो ये कोड है मिथियोनिन अमीनो एसिड के लिए। किसके लिए है ये कोड? मिथियोनिन अमीनो एसिड के लिए है। तो मिथियोनिन प्रेजेंट है आपके साइटोप्लाज्म में। ये अपना सेल है, ठीक है। यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से एमआरएनए बना। अब ये एमआरएनए बाहर आ गया राइबोसोम्स के पास। कहाँ पर आ जाता है एमआरएनए? राइबोसोम्स के पास आ जाता है। तो राइबोसोम्स के पास ये एमआरएनए आने के बाद राइबोसोम इस एमआरएनए को स्कैन करता है। वो पहचानता है कि कौन सा कोड क्या है, कहाँ पर कौन सा कोडॉन प्रेजेंट है। ये स्कैनिंग करने का काम राइबोसोम का होता है। राइबोसोम सबसे पहले स्टार्ट कोडॉन के पास जाता है। जैसे ही उसको स्टार्ट कोडॉन मिल जाता है तो इसके पास पहले सबसे फर्स्ट अमीनो एसिड आके अटैच हो जाती है, दैट इज मिथियोनिन। लेकिन ये अमीनो एसिड एमआरएनए तक आती कैसे? हवा में घूमते घूमते तो नहीं आती है। साइटोप्लाज्म में पहले से ही अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, लेकिन इन अमीनो एसिड्स को लेकर कौन आता है? इन अमीनो एसिड्स को लेकर आता है टीआरएनए। कौन लेकर आता है? टीआरएनए। देखो, आपका जो एमआरएनए है, मैं आपको इधर पे फिर से ड्रॉ करके बताती हूँ, रुको। यहाँ पे देखो, ये अपना सेल है, सेल के अंदर अपना न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए था, डीएनए से अपना एमआरएनए बना। एमआरएनए बाहर आ गया राइबोसोम्स के पास। किसके पास आ गया? राइबोसोम्स के पास। एमआरएनए बाहर आ गया, राइबोसोम के पास आरआरएनए होता है। तो आरआरएनए क्या करता है? वो इस एमआरएनए को रीड करता है। जैसे हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको स्कैन करते हैं, बारकोड को स्कैन करते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे एमआरएनए की भी स्कैनिंग होती है। एमआरएनए को स्कैन करने के बाद जो फर्स्ट कोडॉन दिखाई देता है AUG, उधर पे जाने के बाद आपका आरआरएनए क्या करता है? टीआरएनए को मैसेज देता है कि भैया अब हमको प्रोटीन बनाना है, तो तू अमीनो एसिड लेकर आना स्टार्ट कर दे। तो टीआरएनए क्या करता है? वो एक्टिवेट हो जाता है। टीआरएनए क्या हो जाता है? वो एक्टिवेट हो जाता है, और टीआरएनए साइटोप्लाज्म में से एक एक करके अमीनो एसिड्स लाना स्टार्ट कर देता है। टीआरएनए को एक्टिवेट करने के लिए 2 एंजाइम्स की जरूरत होती है। मतलब स्टार्टिंग में एक एंजाइम चाहिए, अमीनो असाइल सिंथेटेस। कौन सी एंजाइम चाहिए होती है? अमीनो असाइल सिंथेटेस। ये एंजाइम चाहिए टीआरएनए को एक्टिवेट करने के लिए, प्लस एक एटीपी मॉलिक्यूल। तो ये 2 चीजें मिलने के बाद आपका टीआरएनए मॉलिक्यूल एक्टिवेट होता है। हर एक टीआरएनए के लिए अलग एंजाइम चाहिए होती है। हर एक टीआरएनए को एक्टिवेट करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स चाहिए होती हैं। और एक चीज और अच्छे से समझ लो, आपका जो टीआरएनए है वो टीआरएनए हर अमीनो एसिड के लिए अलग टीआरएनए है। जैसे हर एक ताले के लिए अलग चाबी होती है, ठीक उसी तरीके से समझो, अगर मिथियोनिन अमीनो एसिड आपको लेकर आना है तो मिथियोनिन के लिए उसका खुद का पर्सनल टीआरएनए, यानी कि टीआरएनए का स्ट्रक्चर अलग अलग रहता है। ऐसा क्यों? मैं आपको बताती हूँ। एमआरएनए के ऊपर कौन सा कोडॉन है? देखो यहाँ पर हमारा एमआरएनए, रुको मैं ये रफ कर देती हूँ। हाँ देखो, इधर पे मैं आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ। या समझो यहाँ पे अपना एमआरएनए है, इस एमआरएनए के ऊपर अपना स्टार्टिंग कोडॉन क्या है? AUG। तो अब इसके ऊपर जो टीआरएनए आके बैठेगा वो टीआरएनए अपने साथ अमीनो एसिड लेकर आएगा। टीआरएनए का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, और यहाँ पे इसके पास मिथियोनिन अमीनो एसिड होगी, ठीक है। तो ये जो टीआरएनए है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर टीआरएनए है, ठीक है। ये जो टीआरएनए है ये अपने साथ अमीनो एसिड लेकर आया है, दिस इज अमीनो एसिड, ओके। लेकिन ये एमआरएनए के साथ कैसे बाइंडिंग करेगा? यहाँ पे टीआरएनए के ऊपर
3 कोडॉन्स प्रेजेंट होंगे जिनको हम बोलते हैं एंटीकोडॉन। क्या बोलते हैं इनको हम? एंटीकोडॉन। इनको हम एंटीकोडॉन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एमआरएनए को कोड्स को हम कोडॉन बोलते हैं, एमआरएनए के कोड्स को कोडॉन बोलते हैं, तो टीआरएनए के कोड्स को एंटीकोडॉन बोलते हैं, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के साथ बाइंड करना है। अगर दोनों को एक दूसरे के साथ बाइंड करना है तो दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री होना जरूरी है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? ए के साथ हमेशा आपका टी बाइंड होगा और जी के साथ हमेशा आपका कौन बाइंड करेगा? सी बाइंड करेगा। सो अगर यहाँ पे AUG है तो अपने टीआरएनए का कोडॉन क्या होगा? ए के साथ कौन बाइंड करता है? टी बाइंड करता है। लेकिन हम जब ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो हम टी की जगह पे यू यूज करते हैं। टी की जगह पे हम कौन सा कोडॉन यूज करते हैं? यू। ओके, सो यहाँ पे आपका कोड क्या हो जाएगा टीआरएनए का? UAC। तो यानी कि फर्स्ट टीआरएनए जो आ रहा है उसका कोडॉन क्या होगा? UAC। और एमआरएनए के ऊपर कौन सा कोडॉन था? AUG। तो एमआरएनए के ऊपर जो कोडॉन है उसका अपोजिट कोडॉन टीआरएनए के ऊपर होता है। और इसी तरीके से आपके एमआरएनए के ऊपर जितने टाइप के कोडॉन होंगे, समझो यहाँ पे GGC ऐसा कोई एक कोडॉन है, तो ये कोडॉन का टीआरएनए का कोडॉन एंटीकोडॉन किसके साथ मैच करेगा? CCG। मतलब एमआरएनए के जो कोडॉन्स हैं उसके अपोजिट कोडॉन्स टीआरएनए के ऊपर होंगे, तभी दोनों की बाइंडिंग होगी और ऊपर का अमीनो एसिड आपके एमआरएनए के साथ बाइंड होगा। तो आई होप आपको इतना इंट्रोडक्शन समझ में आया है। चलो थ्योरी देख लेते हैं टीआरएनए की। टीआरएनए को हम बोलते हैं अडेप्टर मॉलिक्यूल। टीआरएनए को हम क्या बोलते हैं? अडेप्टर मॉलिक्यूल। आपको डायग्राम समझ में आया है पक्का? चलो थ्योरी से कंटिन्यू। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पर हमको थ्योरी में क्या बताया गया है टीआरएनए के बारे में। Scientists considered that there has to be a mechanism in which tRNA will read the codon and also simultaneously bind with the amino acid, as amino acid does not have any special capacity to read the codon। मतलब देखो, हमारा ये जो mRNA है ये आपका न्यूक्लियस है और ये mRNA न्यूक्लियस के बाहर है, यानी कि राइबोसोम्स के पास है। एमआरएनए के ऊपर जो कोडॉन है, एमआरएनए के ऊपर जो कोडॉन है वो अमीनो एसिड के कोडॉन है। मतलब कौन सा अमीनो एसिड बनेगा, कौन सा अमीनो एसिड आके एमआरएनए के साथ बाइंड होगा और आपको कौन सी प्रोटीन मिलेगी, ऐसे आपको प्रोटीन मिलती है। मतलब ये एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा अमीनो एसिड, ये चौथा अमीनो एसिड, ऐसे जितने चाहिए उतने अमीनो एसिड्स आप बना सकते हो, मतलब अटैच कर सकते हो। और अमीनो एसिड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो एमआरएनए के ऊपर कोडॉन होता है, मतलब समझो ये आपका एमआरएनए है, ठीक है, ये एक अमीनो एसिड का कोडॉन, ये दूसरा अमीनो एसिड का कोडॉन, ये तीसरा अमीनो एसिड का कोडॉन। तो ऐसे जितने एमआरएनए के ऊपर कोडॉन्स है उतने अमीनो एसिड एमआरएनए के साथ आके बाइंड होंगे। लेकिन अमीनो एसिड के पास खुद का कुछ मोटिलिटी पावर नहीं होता है, मतलब अमीनो एसिड के पास ऐसे पेयर नहीं होते हैं कि वो खुद एमआरएनए के पास जा सके। अमीनो एसिड डज नॉट हैव, देखो इधर पे दिया गया है, अमीनो एसिड डज नॉट हैव एनी स्पेशल कैपेसिटी टू रीड द कोडॉन। तो कोई ना कोई ऐसा आरएनए मॉलिक्यूल होना चाहिए जो अमीनो एसिड को उठा के एमआरएनए तक लेकर जा सके, तो वो स्पेशल कैपेसिटी है टीआरएनए के पास। सो टीआरएनए इज कंसिडर्ड एज एन अडेप्टर मॉलिक्यूल, और इसीलिए हम टीआरएनए को क्या बोलते हैं? अडेप्टर मॉलिक्यूल। अडेप्टर का मतलब क्या होता है? एक मॉलिक्यूल को अडेप्ट करके दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाकर छोड़ देना। ओके, एंड दिस रोल ऑफ टीआरएनए वाज अंडरस्टूड मच लेटर। टीआरएनए को बहुत कम इंपॉर्टेंस दी जाती थी, लेकिन जब बाद में पता चला कि बिना टीआरएनए के हमारा प्रोसेस एक्चुअली कंप्लीट हो ही नहीं सकता, तब टीआरएनए को हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। आगे देखो क्या बताया गया है, यहाँ पे आपको टीआरएनए का एक स्ट्रक्चर दिया गया है। लेट मी जस्ट क्लियर द स्लाइड। यस, देखो ये आपका एमआरएनए है, एमआरएनए के ऊपर जो कोडॉन है उसका एंटीकोडॉन आपके टीआरएनए के पास है। ये आपका टीआरएनए का स्ट्रक्चर है। टीआरएनए अपने साथ अमीनो एसिड लेकर आता है और एमआरएनए के साथ बाइंड होता है। एमआरएनए के कोडॉन के साथ जब टीआरएनए बाइंड होता है तो वो एंटीकोडॉन की मदद से बाइंड होता है। हमेशा याद रखो, एमआरएनए के ऊपर जो कोड्स हैं उसको कोडॉन बोलेंगे और टीआरएनए के जो कोड्स हैं उसको एंटीकोडॉन बोलेंगे। एंटी क्यों? क्योंकि वो अपोजिट कोडॉन है, एमआरएनए के अपोजिट। ओके, इसीलिए एंटीकोडॉन। अब आगे देखो आपको क्या बताया गया है, टीआरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था कि टीआरएनए के 2 स्ट्रक्चर होते हैं। मैं आपको याद दिलाती हूँ अगर आपको याद नहीं होगा तो। एक तो क्लोवर लीफ मॉडल आपने पढ़ा था, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। ओके, क्लोवर लीफ क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जो लौंग होती है, लौंग का पत्ता कैसे दिखाई देता है? अगर लवंग होगी आपके घर में तो आपने देखा होगा कि बीच में ऐसा फूल रहता है, साइड साइड से पत्ते रहते हैं और नीचे डंडी रहती है, तो इसको लौंग बोलते हैं। लौंग को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोवर, क्लोव्स। ओके, लवंग, क्लोव्स। तो इसीलिए टीआरएनए के स्ट्रक्चर को क्लोवर लीफ का स्ट्रक्चर बोला गया है, मतलब लौंग के जैसे दिखाई देता है। और इसका और एक मॉडल था जो 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है, ऐसा
हेयर पिन मॉडल, क्या बोलते थे इसको हम, हेयर पिन, लड़कियां जो बॉबी पिन्स लगाती हैं ना, वैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता था। तो टीआरएनए के काफी सारे स्ट्रक्चर साइंटिस्ट ने बताए थे, पर उसमें से सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर है क्लोवर लीफ मॉडल। तो देखो टीआरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताया गया है। क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर यानी कि 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए पोजेस मींस इट कंटेन्स एन एंटीकोडॉन लूप। देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा टीआरएनए का स्ट्रक्चर जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। एंड टीआरएनए का जो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर है, इसमें 4 अलग अलग पार्ट्स आपको बताए गए हैं। सबसे पहला पार्ट कौन सा है इसका, एंटीकोडॉन लूप। एंटीकोडॉन लूप्स की मदद से ही वो कोडॉन के साथ बाइंड होगा, यानी एमआरएनए के साथ बाइंड होगा। अगर टीआरएनए के पास एंटीकोडॉन लूप नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो टीआरएनए यूजलेस है। ओके, सो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए पोजेस यानी कंटेन्स एन एंटीकोडॉन लूप दैट हैज बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडॉन। मतलब ये अपना एमआरएनए है, एमआरएनए के साथ समझो ये अपना एमआरएनए है, तो एमआरएनए के साथ बाइंड करने के लिए टीआरएनए के पास एंटीकोडॉन प्रेजेंट होता है, और ये एंटीकोडॉन टीआरएनए के जिस लूप लाइक स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ है उस लूप को हम बोलते हैं एंटीकोडॉन लूप। ओके, ये देखो, ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर है इनको हम लूप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, हम लूप्स बोलते हैं। ओके, ऑल राइट। अब देखो एक मिनट, अरे क्लियर क्यों नहीं, हाँ अब देखो आगे क्या बताया गया है। इट शोज अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड 3' हैविंग अनपेयर्ड CCA बेसिस। देखो यहाँ पे ऐसे 3 CCA, ऐसे 3 अमीनो ये एक कोड प्रेजेंट होता है, CCA करके एक कोड प्रेजेंट होता है जो अनपेयर्ड होता है। मतलब यहाँ से आपका नया टीआरएनए का बाइंडिंग देखा गया है, ये वाला पार्ट इनकम्प्लीट रह गया है, ये CCA वाला जो पार्ट है ये अनपेयर्ड है। ओके, और यहीं पर आपका अमीनो एसिड बाइंड होता है, यहीं पर आपका क्या होता है, अमीनो एसिड बाइंड होता है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, हर टीआरएनए के लिए एक अलग अमीनो एसिड होता है, हर टीआरएनए के लिए, सॉरी, हर अमीनो एसिड के लिए एक अलग टीआरएनए होता है। ओके, सो स्टार्टिंग टीआरएनए का जो ऊपर का स्ट्रक्चर है जहां आपका अमीनो एसिड बाइंड होगा, वहां पे आपको CCA बेसिस कॉमनली देखने को मिलते हैं। कुछ कुछ टीआरएनए में अलग अनपेयर्ड बेसिस भी देखने को मिल सकते हैं। So it contains amino acid acceptor end having unpaired CCA basis, that is amino acid binding site to which amino acid binds। मतलब ये जो unpaired वाला पार्ट है यहाँ पर आपका अमीनो एसिड बाइंड करेगा। ओके, फॉर एवरी अमीनो एसिड देयर इज स्पेसिफिक टीआरएनए। मैं आपको बार बार चिल्ला के ये लाइन बोल रही हूँ कि हर अमीनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक टीआरएनए है। एक ही टीआरएनए सारे अमीनो एसिड्स नहीं लेकर आता है। साइटोप्लाज्म में जितने भी अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं उतने अलग अलग टाइप के टीआरएनए प्रेजेंट होंगे। तो हर अमीनो एसिड के लिए एक अलग टीआरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और हर टीआरएनए को एक्टिवेट करने के लिए एक अलग एंजाइम की जरूरत पड़ती है। ऑलराइट, ओके, इसीलिए बोलते हैं प्रोटीन बनाना इतना आसान काम नहीं होता है। सो इनिशिएटर टीआरएनए, इनिशिएटर टीआरएनए मतलब क्या होता है, फर्स्ट टीआरएनए जो मिथियोनिन अमीनो एसिड लेकर आने वाला है। फर्स्ट टीआरएनए जो अपने साथ क्या लेकर आने वाला है, मिथियोनिन अमीनो एसिड लेकर आने वाला है। 1 सेकेंड, हाँ, यस, ये अपने साथ मिथियोनिन अमीनो एसिड लेकर आने वाला है, इसीलिए इस टीआरएनए को हम बोलते हैं इनिशिएटर टीआरएनए। इनिशिएटर टीआरएनए इज स्पेसिफिक फॉर मिथियोनिन। इसको इनिशिएटर टीआरएनए क्यों बोला गया है, क्योंकि हर एक प्रोटीन का फर्स्ट अमीनो एसिड मिथियोनिन ही होना चाहिए। कुछ बच्चे बोलते हैं मैम अगर फर्स्ट अमीनो एसिड मिथियोनिन नहीं रहा तो इसका मतलब वो प्रोटीन प्रॉपर नहीं है, वो प्रोटीन या तो डैमेज्ड है, या तो डीनेचर्ड है, या तो कुछ तो गड़बड़ है उस प्रोटीन में। हर एक प्रोटीन का फर्स्ट अमीनो एसिड मिथियोनिन होना चाहिए, आगे के अमीनो एसिड चाहे कोई भी रहे, लेकिन फर्स्ट अमीनो एसिड मिथियोनिन होना चाहिए। तो जो टीआरएनए मिथियोनिन को लेकर आता है उस टीआरएनए को बोलते हैं इनिशिएटर टीआरएनए, क्योंकि वो फर्स्ट अमीनो एसिड को लेकर आ रहा है, यानी इस प्रोसेस को इनिशिएट कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। सो उस टीआरएनए को बोलेंगे इनिशिएटर टीआरएनए। देयर आर नो टीआरएनएस फॉर स्टॉप कोडॉन। देखो आपको आगे क्या बताया गया है, स्टॉप कोडॉन के लिए कोई टीआरएनए नहीं है, इसीलिए स्टॉप कोडॉन से कोई अमीनो एसिड नहीं बनता है। कौन से 3 स्टॉप कोडॉन पढ़े थे आपने, UAA, UAG, कौन से 3 पढ़े थे, UAA, UAG, और थर्ड वाला कौन सा था, मुझे याद है, लेकिन आपको याद है कि नहीं है वो देखने के लिए आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करो कि मैम थर्ड स्टॉप कोडॉन इज दिस। आपको कमेंट सेक्शन में ये आंसर मैसेज करना है। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था, एक स्टार्ट कोडॉन होता है AUG, और 3 स्टॉप कोडॉन्स होते हैं UAA, UAG, और तीसरा कौन सा होता है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो देयर आर नो टीआरएनएस फॉर स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन के लिए टीआरएनए नहीं है, इसीलिए कोई अमीनो एसिड स्टॉप कोडॉन के साथ नहीं बाइंड करता है।
इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर द tRNA मॉलिक्यूल लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल शेप। अगर आप tRNA का 3D स्ट्रक्चर देखोगे, ये 2D स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अगर आप इसको 3D फॉर्म में देखोगे यानी प्रोटियोमिक्स के फॉर्म में देखोगे, थोड़ा बड़े हो जाओ तो आपको समझेगा कि कैसे मॉलिक्यूल का 3D स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो ये हमको इन्वर्टेड एल जैसा दिखाई देता है, उल्टा एल। तो tRNA का एक्चुअल स्ट्रक्चर लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल। तो इसी के साथ tRNA का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। इस वीडियो को मैंने छोटा रखा है, tRNA को अच्छे से देख लो। तुरंत मैं आपको ट्रांसलेशन का दूसरा वीडियो जल्दी अवेलेबल करके दे दूंगी। आई नो ये वीडियोस थोड़े लेट आए हैं, लेकिन मैं भी बिजी थी। आई हैव नो एक्सक्यूजेस, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई होप आपको इस वीडियो से मदद होगी। ऑलरेडी मैंने 1 शॉट लेक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट कर दिए। 2 चैप्टर के 1 शॉट अपलोड हो चुके हैं। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का 1 शॉट अपलोड हो गया है और ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन का 1 शॉट अपलोड हो गया है। 15th चैप्टर की तैयारी हम कर रहे हैं, देखते हैं जैसे अपलोड हो जाएगा आपको मिल जाएगी। आप ये tRNA का स्ट्रक्चर पढ़ लेना और फिर आगे का प्रोसेस देखने के लिए रेडी रहना। अच्छे से पढ़ाई करो, इधर उधर का कुछ भी मत सुनो, कुछ भी मत देखो। कोई भी अपडेट होगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और एक सबसे बड़ी हेल्प कर देना कि 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के साथ आप इस चैनल को शेयर करो। हमने उनको फ्री फिजिक्स के नोट्स प्रोवाइड करके दिए हैं और बायो के भी हाफ नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। तो 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को बोलो ज्ञान लैब चैनल फॉलो करें और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। 11th स्टैंडर्ड का टेलीग्राम ग्रुप हमने अलग से बनाया है, वो कॉमन टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्कशन के लिए एक दूसरा टेलीग्राम ग्रुप भी है। तो जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करो, पढ़ाई करते रहो, तबियत का ध्यान रखो, बने रहो हमारे चैनल के साथ। हम नई नई वीडियोस लाते रहेंगे और आपकी हेल्प करते रहेंगे। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।